Hi everyone, welcome back. So today we are going to study about Mao Zedong's era in China. तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी सेट हो चुकी थी. चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बन चुका था 1 अक्टूबर 1949 को, जैसा हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था. एंड माओ जेडोंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द रिपब्लिक. सो सबसे पहले माओ जेडोंग ने पावर में आने के बाद क्या किया कि ही वांटेड टू रीबिल्ड चाइना. तो जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी उस वक्त चाइना में, चाइना की हालत काफ़ी ख़राब थी. वॉर के बाद डिस्ट्रक्शन हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ख़राब था, काफ़ी वीक हो गया था. एंड फूड की भी शॉर्टेज थी, जो कि पोस्ट वॉर इफ़ेक्ट्स होते हैं कि जापान के साथ इतना लंबा वॉर चला था एंड फिर सिविल वॉर हुआ. तो इस सब के बाद ये थे आफ्टर इफ़ेक्ट्स वॉर के. तो माओ जेडोंग इन प्रॉब्लम्स पर फोकस करना चाहते थे. ही वांटेड टू फोकस ऑन दीज प्रॉब्लम्स. काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी और आप समझ सकते हैं कि एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री को कैसे न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्री को कैसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है. वो सारी प्रॉब्लम्स थी एंड सॉल्यूशन ढूंढने में सालों लग जाते हैं. तो वो उन्होंने कैसे किया ये बात डिस्कस करेंगे. तो सबसे एक और बड़ी प्रॉब्लम थी कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री काफ़ी ख़राब हालत थी उसकी. इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खिलाने के लिए एग्रीकल्चर इनफ नहीं था. इतनी बड़ी पॉपुलेशन को प्रोवाइड करने के लिए इंडस्ट्री काफ़ी बैकवर्ड जा रही थी. एंड इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ा हुआ था, आउट ऑफ कंट्रोल चला गया था इन्फ्लेशन. तो कैसे किया ये बात एक एक करके डिस्कस करेंगे. सो माओ जेडोंग की पहली प्रायोरिटी जो थी वो था एग्रीकल्चर पर फोकस करना था. सबसे पहले इसमें चेंजेस लाने थे. तो क्या किया इन्होंने, बिग लैंड ओनर्स से लैंड्स ले करके रीडिस्ट्रीब्यूट करी टू द पुअर पेजेंट्स, ताकि वो एग्रीकल्चर के लिए इसे यूज़ कर सके, क्रॉप्स ग्रो कर सके. एंड ऑफ कोर्स इसमें वायलेंस भी काफ़ी ज़्यादा हुआ. आप लैंड ओनर्स से लैंड ले लोगे और वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, वो इस बात के लिए मान जाएंगे एकदम आसानी से. ये पॉसिबल नहीं है. तो ऑफ कोर्स कई जगहों पर वायलेंस हुआ. एंड एनकरेज किया पेजेंट्स को कोऑपरेटिव फार्म्स में ज्वाइन करने के लिए. नाउ व्हाट आर दीज कोऑपरेटिव फार्म्स. एक जॉइंट फार्म होते हैं कि जो फार्म के जो ओनर होते हैं वो अपॉइंट करते हैं पेजेंट्स को टू टेक केयर ऑफ द फार्म, और जो उस पर वहाँ पर क्रॉप्स ग्रो होती हैं वो बाहर भी और लोगों को भी जाती हैं. इस तरह से बाय 1956 95% पेजेंट्स जो थे वो कोऑपरेटिव्स में ज्वाइन कर चुके थे. उन्होंने कोऑपरेटिव्स में काम करते थे विद जॉइंट ओनरशिप थी उनकी. मतलब वो भी इस फार्म के ओनर थे अलॉन्ग विद द मेन ओनर. तो इस तरह से एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. नेक्स्ट हमारी क्या प्रॉब्लम आती है. नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंडस्ट्रीज़ की. इंडस्ट्रियल सेक्टर काफ़ी बैकवर्ड था. तो इसके लिए सबसे पहले तो काफ़ी सारे बिजनेसेस को नेशनलाइज कर दिया गया. प्लस 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस कराया गया. हमारे इंडिया में भी 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था. तो आपको पता होगा कि क्या होता है 5 ईयर प्लान. एंड रशियंस ने हेल्प करी विथ कैश, इक्विपमेंट्स एंड एडवाइज़र्स. एंड इन सब चीज़ों से एंड अलॉन्ग विथ कि स्मॉल फैक्ट्री सेटअप करी गई कंट्री साइड में, मतलब विलेजेस
में छोटी छोटी फैक्ट्री सेटअप करी गई और इन सारे चीज़ों से इंडस्ट्री की ग्रोथ काफ़ी बढ़ गई, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया और कंट्री की वेल्थ भी काफ़ी बढ़ गई। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 100 फ्लावर कैंपेन। तो अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ चाइना में, तो अचानक से माओ जेडोंग को और इनके कई सारे कैडरेस को अपनी पावर पर खतरा फील होने लगा। वाई? बिकॉज अब काफ़ी एजुकेटेड टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स थे कंट्री में, तो इससे जिसकी पावर जो काफ़ी ज़्यादा पावर में आ गए आफ्टर दिस इंडस्ट्रियल रीडेवलपमेंट। अब इन्हें लगने लगा कि जब ये पावर में आ गए हैं तो हमारी पावर पर खतरा है। सो दे वांटेड टू नो पीपल्स ओपिनियन, पब्लिक के ओपिनियन के बारे में जानना चाहते थे। एंड इसके लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो ये इंटेलेक्चुअल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, इन सब को ओपन डिस्कशन करने की आज़ादी दी जाए ताकि वो प्रॉब्लम्स बताएं। सिटीजन्स को एनकरेज किया कि वो अपने व्यूज़ गवर्नमेंट को बताएं, कम्युनिस्ट पार्टी को बताएं कि कुछ कमी तो नहीं है उनके काम में, क्रिटिकल व्यूज़ दें। सो इसके लिए पहले तो जो सिटीजन्स थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, पहले तो इन्होंने वो काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट कर रहे थे, बिकॉज पहले ऐसा हो चुका है कि माओ जेडोंग ने इंटेलेक्चुअल्स को मार दिया हो जो भी इनके अगेंस्ट गया। पर फिर भी बाद गवर्नमेंट ने जब काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डाले तब उन्हें लगा कि ये एक चेंज ऑफ हार्ट है एंड ही जेन्युइनली वांट्स कि लोग उनकी कमियां बताएं ताकि वो इम्प्रूव कर सके खुद को, पार्टी की जो भी इनएफिशिएंसी है वो सामने आ सके ताकि वो इस पर काम कर सकें। सो जब लोगों ने सच में अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया तब इन क्रिटिक्स को माओ जेडोंग ने मार दिया, जस्ट लाइक प्रीवियस टाइम, और ये इस्टेब्लिश किया कि उनके व्यूज़, कम्युनिस्ट पार्टी के व्यूज़ बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। सो 1949 में चाइना पीपल्स रिपब्लिक बन गया एंड फिर 1950 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे अडॉप्ट कर लिया गया 1954 में। सो ऑलमोस्ट 4 इयर्स का डिफरेंस है इस चीज़ में। एंड जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस को ये पावर देता था कि वो लेजिस्लेशन पर लॉज बना सके। फाइनल अथॉरिटी लेजिस्लेशन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस पे थी। ये लेजिस्लेटिव बॉडी है चाइना की, इट इज़ द लेजिस्लेटिव बॉडी। एंड वहाँ पर इसके मेंबर्स इलेक्ट होते थे थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड 4 साल के लिए इलेक्ट होते थे। जैसे यहाँ पर इंडिया में टर्म है 5 इयर्स, चाइना में टर्म था 4 इयर्स का। एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब जस्ट लाइक इन इंडिया 18 इयर्स एंड अबव का कॉन्सेप्ट था। स्टेट काउंसिल और चेयरमैन ऑफ रिपब्लिक को इलेक्ट करता था कांग्रेस। एंड इनके फंक्शंस क्या थे कि लॉज को मतलब ऑब्ज़र्व करना कि लॉज सही से कैरी आउट हो रहे हैं कि नहीं, इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं, और एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना। Okay, so now that's it for this video. In the next video we will discuss GLF, the Great Leap Forward.